जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा, नमाज और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम मुसलमानों की तरफ से किए जाते हैं जिससे इस्लाम का ही नहीं बल्कि पूरे इंसानियत का भला होता है। इस्लाम असल में एक अमन पसंद और इंसानियत वाला धर्म है। चाहे लोग उसे कितनी भी बदनाम करने की कोशिश करें, लेकिन वक्तन वक्ता इस्लाम की हकीकत जब खुलकर सामने आती है तो लोग उसे सलाम ही करते हैं। दोस्तों, रमज़ान को मुसलमानों के सबसे मशहूर और सबसे पवित्र महीनों में से एक महीना माना जाता है। जब भी रमज़ान का ये पावन और पवित्र महीना आता है तो मुसलमानों की तरफ से इस पूरे महीने में 30 दिन या 29 दिन रोज़े का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त भी रमज़ान का महीना चल रहा है और दोस्तों, इस रमज़ान के महीने की लगभग पूरी दुनिया में ही चर्चा चल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इस वक्त दुनिया का शायद से कोई ऐसा कोना शायद ही होगा कि जहां पर मुसलमान ना रहते हों। वैसे तो दोस्तों, रमज़ान से जुड़ी हुई जो सबसे खास चीज़ है यानी कि रोज़ा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि उसके नियम, कायदे, कानून पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सेम ही है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को रोज़े में छूट दे दी गई है या किसी कंट्री में रोज़ा अलग तरीके से रखा जाता है। तरीका भी वही है, कायदे भी वही है, कानून भी वही है। मगर दोस्तों, बाकी जो रमज़ान को अलग तरीके से सेलिब्रेट करने का जो मेथड होता है वो पूरी ही दुनिया के मुसलमानों का अपने अपने देश और अपने अपने कल्चर के हिसाब से अलग अलग ही होता है। लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी इस महीने में अलग अलग देशों में की जाती है। अलग अलग तरह की खाने की डिशेस बनाते हैं और अलग अलग तरह के अपने रीति रिवाज और रस्मों रिवाज को भी फॉलो करते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये तो आपने समझ ही लिया है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से रमज़ान को मनाया जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक स्पेसिफिक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जो इस्लामिक दुनिया का एक बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है, यानी कि तुर्की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुर्की के लोग रमज़ान को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उनके यहाँ पर सहरी और इफ्तारी कैसे की जाती है, किस तरह से की जाती है, सहरी और इफ्तारी में कौन कौन सी किस तरह की खाने और पीने की चीज़ें बनाई जाती है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन से खास रस्मों रिवाज हैं कि जो पिछले कई सालों से यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर से लेकर अब तक लगातार तुर्की में चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जान सकेंगे दोस्तों कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि रजब तैयब अर्दोगान साहब, वो अपना पूरा रमज़ान का महीना किस तरीके से और कहां पर गुजारते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये साफ तौर पर बताते चलें कि तुर्की में जब कभी भी रमज़ान का महीना आता है तो उसके आने की खुशी में उसका स्वागत यानी उसका इस्तकबाल, रमज़ान के महीने का इस्तकबाल तोप से किया जाता है। इवन उनके यहाँ पर ये दस्तूर, ये रिवाज कई सालों से यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर से ही चला आ रहा है। स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर भी सल्तनत उस्मानिया के एक मशहूर हुक्मरान यानी कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर की है और इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उस दौर में भी रमज़ान के महीने का स्वागत, रमज़ान के माह मुबारक का इस्तकबाल तोप से फायर करके ही किया जा रहा है। आपको तोप भी दिख रही होगी और फायर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों, रमदान पीता कि जिसको रमज़ान पिदेसी भी कहा जाता है, इसको वहाँ की सहरी और इफ्तारी की मलिका भी कहा जाता है। यानी वहाँ के लोग इसके बिना इफ्तार और सहरी को यानी रमज़ान को अधूरा मानते हैं। ये दरअसल दोस्तों एक गोल तरह की रोटी ही होती है कि जिसको बड़ी ही मेहनत और मशक्कत के साथ बनाया जाता है। तुर्की के लगभग सभी लोग रमदान पिता नाम की इस रोटी का इस्तेमाल अपनी इफ्तारी में ज़रूर करते हैं और शायद यही वजह है कि हर रमज़ान के महीने में जिन भी दुकानों पर ये बिकती है, उन दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइन लगी हुई होती है। रमदान पिता नाम की ये रोटी सिर्फ रमज़ान के महीने में ही और सिर्फ शाम के वक्त में ही क्यों बनाई जाती है, ये बात अभी तक एक राज ही बनी हुई है। मगर फिर भी कुछ लोग जो हैं वो इसके पीछे ये तर्क भी देते हैं क्योंकि रमज़ान पिता नाम की इस चीज़ को बनने में हद से ज़्यादा मेहनत, हद से ज़्यादा कीमत तो लगती ही है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने इसे रमज़ान के साथ ही खुसूसी तौर पर खास कर दिया है। पीता का आटा आम तौर पर चीनी, दूध, तेल और यहाँ तक के अंडों के साथ साथ गूंदा जाता है और लकड़ी की आग में तपने वाले तंदूर में इसे पकाए जाने से पहले कई बार खमीर भी किया जाता है। पीता को भी पकाते वक्त दूसरी ही आम रोटियों की तरह बार बार पलटा जाता है। इतना ही नहीं, इस पर तेल और काले बीज लगाने से पहले एक खास किस्म की कोई लिक्विड चीज भी इस पर लगाई जाती है जिसको शिफा कहा जाता है, जिसको लगाने से पहले इसमें माहिर होना जरूरी समझा जाता है क्योंकि यही वो चीज होती है जो इस रोटी को एक खास और नई चमक देती है। इसके अलावा दुनिया के बाकी इलाकों और बाकी देशों की ही तरह तुर्की में भी इफ्तारी के दस्तरखान पर खजूर का इस्तेमाल भी जरूर किया ही जाता है। वो ऐसा इसलिए कि जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि खजूर का इस्तेमाल इफ्तारी में किसी कल्चर, किसी देश के साथ खास नहीं है, बल्कि ये तो इस्लाम के साथ ही खास है।
खजूर के इस्तेमाल को आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी माना जाता है। दोस्तों, तुर्की में इफ्तारी के दस्तरखान पर खुश्क मेवे, जैतून, पनीर और गोश्त की चीज़ों से इसे भर दिया जाता है। और इसके अलावा यही वो महीना होता है जिसमें तुर्की में शोरबे वाली सब्जी की पॉपुलैरिटी आसमान तक पहुंच जाती है। तुर्की के कुछ खास इलाके में लोग रमज़ान से पहले कुछ महीने पहले से ही बड़ी मेहनत के साथ खुश्क शोरबों की चीज़ें बनाते हैं, जिसमें बाद में हाथों से बनाई गई सिवैयों को भी शामिल कर देते हैं। तुर्की का मशहूर सूप, जिसे तरहाना या तराखना के नाम से भी जाना जाता है और जो इतिहास का पहला इंस्टेंट सूप भी माना जाता है, वो दरअसल रमजान में हर चीज का टेस्ट दोबाला कर देता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी तुर्की के लोगों में कंपलसरी माना जाता है। बाकी इस सूप के अलावा कई अलग अलग तरह के शोरबे तो हैं ही, जिनका तुर्की में बढ़ चढ़कर रमजान के महीने में इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम चीजों के अलावा तुर्की में रमजान में फ्रूट चाट और शरबत का जो चलन है, वो भी दरअसल ऐतिहासिक तौर पर सल्तनत उस्मानिया से ही जोड़कर देखा जाता है। सल्तनत उस्मानिया के दौर से ही इन चीजों का इस्तेमाल भरपूर तरीके से होता आया है। वैसे तो अब वहाँ पर इन चीजों का मिलना काफी मुश्किल हो चुका है, मगर फिर भी खुबानी, सफरजल, चिया चेरी, अंगूर और आलू बुखारे, अंगूर जैसे फलों की बनाई गई फ्रूट चाट वहाँ पर इफ्तार के टेस्ट को और दोबाला कर देती है। फ्रूट चाट खरीदने के लिए सबसे ज्यादा लोग अहमियत बिलोबलो शहर में मौजूद अब्दुल्ला लुकानताशी नाम के दुकान को देते हैं। इस दुकान की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये दुकान सल्तनत उस्मानिया के दौर से ही कायम है और तब से लगातार ये दुकान यही काम करती आ रही है। दोस्तों, बोलाज और कुंदिया भी रमजान के महीने में तुर्की में काफी मशहूर हैं। गोलाज दरअसल एक मीठी चीज है जिसको गुलाब, दूध और मकई और पानी जैसी चीजों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसको बनाने की तैयारियां भी कई दिन पहले से ही शुरू करना पड़ती हैं। इसके अलावा एक और चीज कैंडी, जिसको तुर्की में आम तौर पर कुंदी के नाम से भी जानते हैं, ये भी दरअसल तुर्की के इफ्तार के लिए काफी मशहूर है। ये भी दरअसल एक मीठी चीज होती है और इसको तुर्की में ईद का भी एक अहम पार्ट माना जाता है। आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि इसको ईद के साथ उतना ही खास माना जाता है कि जितना हमारे यहाँ पर सिवई को माना जाता है, सिवैया या फैनी को माना जाता है। अब क्योंकि ये ईद के साथ खास होती है, इसीलिए रमजान के आखिरी दिनों में इसको बनाना शुरू कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर बच्चे कुंदियों के लिए तुर्की में आसपास के दरवाजे खड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि वहाँ पर पहले से ही इस तरह के कुछ छोटे छोटे थैले या फिर बॉक्स की जिसमें चॉकलेट वगैरह रखे जाते हैं, उनको खरीद लिया जाता है ताकि आसानी के साथ उन कुंदियों को बांटा जा सके और अपने मेहमानों को भी दिया जा सके। अब दोस्तों, अगर बात कर लें रजब तैयब अर्दगान साहब के बारे में, तो आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी रमजान का महीना मुबारक आता है तो वो वक्त वक्त पर बिना प्रोटोकॉल के ही रैंडम जगहों पर इफ्तार करना शुरू कर देते हैं, खास तौर से आम लोगों के घरों पर और कभी कभी किसी गरीब के घर पर भी। और जब कभी भी रजब तैयब अर्दगान साहब ऐसा करते हुए नजर आते हैं तो उनकी वाइफ भी उनके साथ जरूर मौजूद होती हैं। सलाम है रजब तैयब अर्दगान साहब की इस सोच को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।